नमस्कार साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, एमसीक्यूज़ के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने पेपर 1 से संबंधित कई सारे एमसीक्यूज़ के बारे में देखा। पेपर 1 में एक प्रकार से मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करा। इसी तरीके से आज हम हाजिर हैं समाजशास्त्र के सेकंड पेपर से बनने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए 5th सेमेस्टर यानी बीए पंचम सेमेस्टर में समाजशास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है, 2 पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहला पेपर जो है आपका, उसमें मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते थे, वो मैंने चर्चा किया। ठीक है। अब पेपर 2 की अगर बात की जाए तो पेपर 2 में आपको पढ़ना होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस के बारे में। इसका महामैराथन क्लास है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं। बहुत ही बारीकी के साथ हम इन प्रश्नों को देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक प्रश्नों पर हम डिस्कस करते हुए जो क्वेश्चन सवाल वगैरह वाले होते हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपका कोई भी एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूट करके ना जाए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्नों पर नज़र डालते हुए बहुत ही बारीकी के साथ आगे बढ़ते हैं। जितने भी बंधु, जितने भी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहनें, सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। चले, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके समक्ष। किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित की है? बताएं, किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित की है? भैया, भूमिका समुच्चय की अवधारणा किसने विकसित की है? तो भूमिका समुच्चय की अवधारणा जो है आर.के. मर्टन ने विकसित की है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकार से अंतर स्पष्ट करती है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकार से अंतर स्पष्ट करती है? संरचना और प्रकार में डिफरेंस, तो सापेक्षिक स्थिरता और परिवर्तन जो होता है, यह एक प्रकार संरचना और प्रकार में डिफरेंस स्थापित करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न, ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है उससे अपनी तुलना करता है, वह क्या है? तो ऐसा समूह जिसे एक प्रकार से व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है, उसी को संदर्भ समूह कहते हैं, जिसकी अवधारणा किसने दी है? भैया, हाइमन महोदय ने सबसे पहले दी, फिर उसके बाद में आर.के. मर्टन ने उस पर बड़ा काम किया। संदर्भ समूह प्रत्यय की विवेचना सर्वप्रथम किसने की थी? हाइमन महोदय ने सर्वप्रथम की थी, लेकिन उसकी एक प्रकार से हाइमन के बाद में फिर आर.के. मर्टन ने उसको एक प्रकार से आगे बढ़ाया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सामाजिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइएगा। प्रश्न है, सामाजिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्ति के लिए, कोई सामाजिक घटना है, उस घटना के से रिलेटेड हमको अगर जानकारी प्राप्त करनी है कि घटना कैसे हुई, कहाँ पर हुई, उसके लिए प्रयोग में लाई गई जो साइंटिफिक पद्धति होती है, साइंटिफिक मेथड होता है, उसका क्या नाम है? सामाजिक परिवर्तन की पद्धति, सामाजिक अध्ययन की पद्धति, सामाजिक शोध पद्धति या सामाजिक वर्गीकरण की पद्धति? किस पद्धति के द्वारा किसी सामाजिक घटना के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं? तो सोशल रिसर्च के माध्यम से, सामाजिक शोध के माध्यम से, शोषण मतलब कि सामाजिक अन्वेषण के माध्यम से हम लोग एक प्रकार से किसी सामाजिक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है भाई, समाज शास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है, यह किसका कथन है? बताएं, समाज शास्त्रीय शोध में या सामाजिक शोध में या सोशल रिसर्च जिसको आप कहते हैं, उसमें मानव समूह के संबंधों का, जो मानव समूह के बीच में जो संबंध होता है, मानव समूह में जो संबंध होता है, उन समूहों का अध्ययन एक प्रकार से समाज शास्त्रीय शोध में मानव समूहों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक शोध में। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले विद्वान हैं हिटने महोदय। किसने कहा था? हिटने नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा था कि जो समाजशास्त्री शोध होता है, इसमें हम ह्यूमन समूह जो होता है, जो मानव ग्रुप होता है, मानव समूह होता है, उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप देखेंगे, सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है महोदय? सामाजिक शोध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति करना,
उसका विस्तार करना ज्ञान का, और ज्ञान की पुनः परीक्षा करना, यानी कोई भी सिद्धांत है उस सिद्धांत को दोबारा से परखना, उस सिद्धांत के बारे में रिसर्च करना या सिद्धांत बनाने के लिए रिसर्च करना। जैसे मान लेते कोई घटना हुई, वह घटना क्यों हुई, वह घटना कैसे हुई, वह घटना भविष्य में ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की जानकारी को इकट्ठा करना और ला करके एक शोध ग्रंथ छापना ही एक प्रकार से शोध होता है। तो सामाजिक शोध का यही उद्देश्य होता है, ज्ञान की प्राप्ति करना, उस ज्ञान का विस्तार करना और ज्ञान का परीक्षा करना, ठीक है, पुनर्परीक्षा करना। इस तरीके से शोध यही होता है। आगे बढ़िएगा, पीएचडी वगैरह जब आप करेंगे तो शोध के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन सोशियोलॉजी रिसर्च, यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिकल रिसर्च। प्रश्न आपसे पूछा गया, यह पुस्तक है कौन सी, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक को लिखा किसने भाई, बिल्कुल चैपिन नाम के एक विद्वान है, इन्होंने लिखा है। क्या, कौन सी पुस्तक लिखी, चैपिन ने यही पुस्तक लिखी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। कोठारी कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कोठारी कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई। कोठारी कमीशन का मुख्य उद्देश्य था वर्तमान शिक्षा प्रणाली व संचालन में आमूलचूल परिवर्तन लाना, ताकि एक प्रकार से जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो विकसित हो सके और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सके। ठीक है, अगर आप में से जो बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पेपर देने जा रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा देने जा रहे हैं, मासा कुम्भरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या ऐसे कई और विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उनकी देने जा रहे हैं पेपर, तो आप इसका पीडीएफ जरूर प्राप्त करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए केवल इसी सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का और भी सब्जेक्ट के पेपर 1 पेपर 2 के और एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है वो आपकी बार कठिन है, उसका भी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस करें हमारे पास 9161 पर 936062। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है। किस नंबर पर, 9161 936062 नंबर पर आपको एसएमएस करना है। क्या एसएमएस करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख करके सेंड कर दीजिएगा। जैसे ही आप इतना लिख करके सेंड करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र और मात्र आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। ठीक है, इतने में आपको एक प्रकार से आपके 2 सब्जेक्ट जो होंगे उनके एक दो मतलब कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की एमसीक्यूज़ और लिखित आप कहेंगे तो उसकी भी, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय से राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पिलवस्तु, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, और छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, और ऐसे कई विश्वविद्यालय, ठीक है, जो है महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, या ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होने वाली है, उन सभी के लिए भी तैयारी होती है। तो सभी की व्यवस्था व्यवस्थित है। आप एक प्रकार से आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा यहाँ पर। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ जो क्लासेस है वो क्लासेस तो बेसिकली आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, यूट्यूब पर आप क्लासेस देख लें। बाकी सभी की पीडीएफ जो होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी, और इन सभी का एक प्रकार से आप क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करके जब पेपर देने जाएंगे तो आपके पेपर में बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के यानी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप वीडियोज़ पहले देखेंगे, वीडियोज़ देखने के बाद में फिर उसका प्रैक्टिस आप ये पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में आप पहले फिर टिक लगाओगे, चूँकि मैं इसमें आंसर नहीं देने वाला हूँ। तो जब आप टिक लगाओगे उसके बाद में फिर आप जो है फिर वीडियो देख करके जा करके चेक करिएगा, तो 2-3 बार आपका हो जाएगा और आपके दिमाग में बहुत सारे कंटेंट रुक जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में याद हो जाएंगी, तो आप बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। मात्र 100 रुपीज़ में आपका को करिकुलर की भी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। को करिकुलर के कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, को करिकुलर कोर्स के। चले आगे बढ़ते हैं, उन भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आ चुका है भैया कि किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित शोध को क्या कहा जाता है। किसी घटना है, उस घटना के बारे में अगर हम शोध करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको एक प्रकार से क्या कहा जाता है, तो किसी घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित शोध जो होता है उसी को अन्वेषणात्मक शोध कहा जाता है। क्या कहते हैं, अन्वेषणात्मक शोध कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, किसी व्यक्ति, परिस्थिति या समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करने के लिए उद्देश्य से किए जाने वाले शोध को क्या कहते हैं। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति, किसी सिचुएशन या किसी समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करना होता है, कि चाहे किसी व्यक्ति के जो है विशेषताओं की चित्रण करने की बात हो, चाहे परिस्थिति की, चाहे समूह की विशेषताओं की बात हो, तब एक प्रकार से उसके उद्देश्य से जो हम शोध करते हैं वह शोध एक प्रकार से क्या, कौन सा शोध कहलाता है भैया, उसको हम वर्णनात्मक शोध कहते हैं। कैसा शोध कहते हैं, वर्णनात्मक शोध कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव
ऑब्जेक्टिव रिसर्च बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन करते हुए चलेंगे सभी बच्चे। एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति को निर्धारित करने संबंधी शोध को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति को निर्धारित करने संबंधी शोध को क्या कहा जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। उसी को बोलते हैं भैया निदानात्मक शोध। क्या कहते हैं? निदानात्मक शोध। किसको? किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए जो शोध किया जाता है उसको निदानात्मक शोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूं, मैंने पेपर 1 के लिए इतनी मेहनत करी, बताओ पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा बैठ गया, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करता नहीं छोड़ा। मैंने मोबाइल पर पढ़ाया आपको, लेकिन फिर भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया उस वीडियो को। ठीक है, बड़ी मेहनत करने के बाद में फिर वीडियो लाते हैं और उसमें भी आप लोग जब लाइक नहीं करते तो दिल टूट जाता है। तो दिल ना तोड़ो मेरे भाई, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली प्राक्कल्पनाओं के परीक्षण संबंधी शोध को क्या कहा जाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली प्राक्कल्पनाओं के परीक्षण संबंधी शोध को क्या कहा जाता है? इसी को भैया क्या बोलते हैं? परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। किसको? विभिन्न चरों में, यानी कोई चर या कोई कंटेंट या फिर कोई जानकारी या कोई दो वस्तु हैं, उन्हीं को चर कह सकते हैं। तो उनमें कार्य कारण, यानी कि वो वस्तु एक प्रकार से कोई दो चर है या कई चर है, तो उनका कार्य क्या है, उनका कारण क्या है, उन्हीं कार्य कारण संबंधों वाली जो प्राक्कल्पना का मतलब होता है कि कोई एक प्रकार से पहले से कोई धारणा, कोई नियम कायदा, उसी को प्राक्कल्पना कहते हैं, प्लान। तो वाली प्राक्कल्पना के परीक्षण, यानी कोई प्राक्कल्पना बनाई गई है जो कार्य कारण की व्याख्या करने वाली किसी चर की, तो उसका परीक्षण, जो प्राक्कल्पना उसका परीक्षण करना जो होता है, उसी को परीक्षणात्मक शोध कहा जाता है। इसका घ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जिस उद्देश्य से हमने एक प्रकार से शोध किया था वह उद्देश्य सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ, इसी को परीक्षणात्मक शोध कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, प्राथमिक तथ्य यानी कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से होता है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता का अपना हो, यानी कि वह किसी दूसरे पुस्तक से ना पढ़ा हो, किसी दूसरे जगह से एक प्रकार से ना वो जा करके खुद ही रिसर्च किया हो और खुद ही एक प्रकार से वो डाटा को कलेक्शन किया हो। वह एक प्रकार से क्या होता है, यह परिभाषा एक प्रकार से किस चीज़ के लिए इंगित है? यह परिभाषा परिणात्मक मतलब कि परिमाणात्मक शोध या परीक्षणात्मक शोध के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है, तथ्यों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है? तो तथ्यों को मोटे तौर पर भैया 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। प्राथमिक तथ्य मतलब होता है जो डाटा आप खुद ही इकट्ठा करते हैं वो, और दूसरा होता है आपका वो होता है कि भाई जब आप कोई रिसर्च वाली पुस्तक है उस पुस्तक को पढ़ ले, कोई समाचार पत्र में उस टॉपिक के बारे में कुछ लिखा है उसको आपने पढ़ करके डाटा कलेक्शन किया, या किसी का शोध ग्रंथ पढ़ करके आपने किया। ठीक है, तो द्वितीयक होता है। प्राथमिक तथ्य के बारे में क्या सही चीज़ें हैं इनमें से? प्राथमिक तथ्य के बारे में कौन सा इसमें से एक प्रकार से सही है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक तथ्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन मतलब कि क्या सही है इन चारों में से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्राथमिक तथ्य जो होता है वो व्यक्ति से सीधे पूछताछ या निरीक्षण करके प्राप्त किया जा सकता है, यानी एक प्रकार से इसमें कोई लाग लपेट या किसी दूसरे से पढ़ करके लिख करके नहीं देखा जाता। जिसके बारे में जानना होता है, जिस घटना के बारे में जानना होता है, वहाँ पर जा करके खुद ही रिसर्च की जाती है और उस घटना के बारे में, उस जगह के बारे में चीज़ें जानकारी इकट्ठा कर ली जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न है, व्यक्ति के व्यवहार संबंधी तथ्यों को एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि सही होती है? बताएं। व्यक्ति के व्यवहार संबंधी तथ्यों को एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि सही होती है इनमें से? तो प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि होती है। किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अगर आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, तथ्य इकट्ठा करना है, जानकारी, ठीक है, तो आप जाएंगे उससे डायरेक्ट मिलेंगे प्रत्यक्ष रूप से और आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक तथ्य का मुख्य स्रोत क्या है? बताएं। द्वितीयक तथ्य का मुख्य स्रोत क्या है भैया? द्वितीयक तथ्य का मुख्य स्रोत क्या होता है? यानी कि आप जैसे कि द्वितीयक तथ्य जो होता है डाटा आप कहीं से प्राप्त, जैसे आपको शोध करना किसी मुद्दे पर, तो उस मुद्दे से रिलेटेड जो प्रलेख है उनको आप पढ़ लेंगे, या पांडुलिपियाँ जो बहुत सारी मौजूद हैं, बड़े बड़े कवियों ने लिखी है वो पुरानी लिपियाँ, और डायरी वगैरह किसी के बारे में पढ़ लेंगे जिसके बारे में आपको शोध करना, तो आप जानकारी है कि भैया आप उसके बारे में लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक तथ्य ये सब एक प्रकार से इसका मुख्य स्रोत है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष से प्राप्त तथ्य
किस श्रेणी में आते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष से प्राप्त तथ्य किस श्रेणी में आते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष से प्राप्त तथ्य जो होते हैं वो द्वितीयक तथ्य में आते हैं। किस तथ्य में आते हैं भैया? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष से प्राप्त जो स्रोत होते हैं वो द्वितीयक तथ्य में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक तथ्य के लिए निम्न स्रोतों में से कौन सा सही है? इनमें से बताएं। प्राथमिक तथ्य के लिए निम्न स्रोतों में से कौन सा सही है? देखिए, प्रत्यक्ष निरीक्षण करना, प्रश्नावली और साक्षात्कार। इसकी ये प्रत्यक्ष जो है सामग्री आप प्राथमिक तथ्य प्राप्त कर पाएंगे जब आप किसी से जाकर के प्रत्यक्ष तरीके से मिलेंगे, निरीक्षण करेंगे किसी घटना का, साक्षात्कार इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, या प्रश्नावली के माध्यम से आप किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, किसी घटना के बारे में, तो आप उस घटना के लिए किसी व्यक्ति के पास जो पत्र लिखेंगे या उसमें अपने प्रश्न की एक सूची बना करके लिखेंगे और उसको भेज देंगे, फिर उसका उत्तर वो डाक के माध्यम से किसी माध्यम से वो भेज देगा आपके पास, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चले भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? निम्नलिखित में से कौन सा कालिक चित्र हिस्टोग्राफ है? बताएं इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सा कालिक चित्र या हिस्टोग्राफ है इनमें से? तो मिश्रित कालिक चित्र जो है ये एक प्रकार से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बिंदु रेखीय चित्रों के द्वारा तथ्यों के बारे में क्या होता है? बिंदु रेखीय चित्रों के द्वारा तथ्यों के बारे में क्या होता है भैया? सांख्यिकीय तथ्यों का परिशुद्ध प्रदर्शन संभव हो पाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट। बिंदु रेखीय जो चित्र होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? तथ्यों के बारे में सांख्यिकीय तथ्यों का परिशुद्ध प्रदर्शन संभव हो पाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। अगला प्रश्न आ चुका, बहुत ही फेमस प्रश्न है। ग्राफ पेपर पर स्पष्ट विभाजन होता है। ग्राफ पेपर पर स्पष्ट विभाजन होता है, बताइएगा। ग्राफ पेपर पर स्पष्ट विभाजन होता है। 5 और 10 के खानों का, 5 और 10 के खानों का एक प्रकार से स्पष्ट विभाजन होता है ग्राफ पेपर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा सभी प्रश्न, सभी लोग देखिए। प्रश्न वर्गीकरण, अनिवार्य रूप से वर्गीकरण के द्वारा एक प्रकार से किसी डाटा को समझने के लिए एक बढ़िया तरीका होता है वर्गीकरण करके, सारणी बना करके। वर्गीकरण अनिवार्य रूप से वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ का एक प्रकार है ताकि उन्हें सरलता समझा जा सके। वह परिभाषा किसने दी है? बिल्कुल यही बात है कि जैसे कि ए वाले कॉलम में ए के जितने भी विशेषता वाले लोग हैं उनको रख दिया जाए, बी वाले कॉलम में बी की विशेषता को, सी वाले कॉलम में सी की विशेषता को ऐसे रखा जाए। यह परिभाषा किसने दी है भाई वर्गीकरण की? तो इस परिभाषा को दिया है मैन नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, विस्तृत अर्थों में सारणियन तथ्यों की कालमों और कतारों में एक क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। जो विस्तृत अर्थ में अगर सारणियन का अर्थ देखें, सारणियन में क्या होता है कि जैसे कि कतार और स्तंभ इनमें बांट दिया जाता है कि सारणी, इसे सारणी में आप ऐसे ऐसे बांट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, 1 2 3 4 रमेश, मुकेश, सुरेश, ऐसे। तो यहाँ पर बी में सेकंड नंबर पर सुरेश आ गए, ऐसे उसमें डाटा क्या होता है तुरंत समझ में आ जाता है। इस वजह से सारणियन के द्वारा भी एक प्रकार से डाटा को सुरक्षित रख करके डाटा को बहुत कम समय में समझा जा सकता है, ठीक है। सारणियन तथ्यों की कालमों और कतारों में एक क्रमबद्ध व्यवस्था होती है। यह परिभाषा किसने दी है सारणियन की? सारणियन की परिभाषा को देते हुए एलहांस नाम के विद्वान ने कहा था। एलहांस नाम के विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सारणियन का दोष है? सारणियन का दोष इनमें से क्या होता है बताइए भाई? सारणियन का दोष जो होता है, देखें, सीमित प्रयोग। कभी कभी सारणियन का प्रयोग हर जगह नहीं होता, सीमित प्रयोग है, कहीं कहीं पर होता है। इसके अलावा सामान्य व्यक्तियों की समझ से बाहर होती कभी कभी सारणियाँ। जैसे कभी कभी आप देखते हैं जो टैली वगैरह लोग सीखते हैं, ग्राफ वगैरह ग्राफिंग करना, है सभी व्यक्ति नहीं समझ पाते इसको। केवल गणनात्मक सामग्री के प्रदर्शन करने के लिए सारणियन जो विधि है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शोध में। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये सभी दोष इसके रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सारणियन के तीनों दोष रहे हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक अनुसंधान में चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता को दर्शाता है? बताएं।
निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक अनुसंधान में सोशल रिसर्च में चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता को दर्शाता है? देखिए, तथ्यों को आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए चित्रमय तरीके से, जैसे डाटा अभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बोल करके सुनाऊं तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चित्रमय तरीके से अगर आप दिखाएंगे तथ्यों को तो वो आकर्षक लगेगा और प्रभावपूर्ण इफेक्टफुल बनेगा। इसके अलावा तथ्यों को बोधगम्य बनाना, बोधगम्य मतलब कि आप जानकारी समझ पाएँ, या समझ पाएँ, जानना, बोध माने होता समझना, जान पाना, ठीक है, तो आप बोधगम्यता होगी। इसके अलावा भविष्य के अनुमान में सहायता प्रदान करना, इन सभी के लिए जो है सामाजिक अनुसंधान में चित्रमय प्रदर्शन करा जाता है, इसीलिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे उपयुक्त सभी चीज़ों के लिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे चित्र की विशेषता है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन अच्छे चित्र की विशेषता है भाई? इनमें से देखिए, आकर्षक रूप, बिल्कुल एक अच्छे चित्र में आकर्षक रूप होना चाहिए ताकि लोग उसको देखें समझें। कम से कम शब्दों में विवरणों और संख्याओं का प्रयोग किया जाए, ज़्यादा संख्याओं का प्रयोग ना किया जाए। कम से कम संख्याओं में तमाम प्रकार के डाटा को एक प्रकार से कलेक्शन कर दिया जाए। माप संबंधी परिशुद्धता भी इसमें हो। ये सारी की सारी एक प्रकार से विशेषताएं एक अच्छे चित्र की होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वृत्ताकार चित्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वृत्ताकार चित्र को पाई चित्र या पाई चार्ट के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये सब आ रही हैं भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में किया है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है महोदय, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहे हैं तो आप बताने का प्रयास करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चले, आप क्वेश्चंस के आंसर भी बताते हुए चलेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में किया है? तो एक वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में पीबी यंग ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, किसने कहा कि किसी विषय विशेष पर सावधानी और परिश्रम पूर्वक किए गए विस्तृत अध्ययन को, जिसका उद्देश्य मानव ज्ञान के कोष में बढ़ोतरी या वृद्धि करना होता है, उसी को अनुसंधान कहा जाता है? ये मैनहाइम और साइमन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसने कहा है कि विज्ञान का लक्ष्य ऐसा ज्ञान है जो इस अर्थ में वस्तुनिष्ठ होता है कि उसका अंतर विषयक सत्यापन हो सकता है? या बताएं किसने कहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो विज्ञान का लक्ष्य एक ऐसा ज्ञान से है जो इस अर्थ में वस्तुनिष्ठ होता है, उसका अंतर विषयक सत्यापन हो सकता है। बी स्ट्रीट ने कहा इस बात को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, किसने कहा है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जांच पड़ताल और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष अध्ययनकर्ता की प्रजाति को रंग, पंथ, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, धर्म, नैतिक रुझान और राजनीतिक प्रवृत्तियों से स्वतंत्र रहना चाहिए? ऐसा किसने कहा? वस्तुनिष्ठता मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है कि जांच पड़ताल और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष अध्ययनकर्ता की प्रजाति, रंग, पंथ, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, धर्म, नैतिक रुझान और राजनीतिक प्रवृत्तियों से बिल्कुल स्वतंत्र रहे। एक प्रकार से इस बात को कहते हुए वस्तुनिष्ठता यही होती है। रॉबर्ट बी स्ट्रीट ने बात कही थी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। रिसर्च मेथड इन द सोशल साइंसेज पुस्तक बड़ी फेमस है, किसने लिखा है? रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंसेज, इस पुस्तक को लिखा नैक मियास और नैक मियास ने। ऑप्शन नंबर इसका सी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले भाई फटाफट से आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। प्रश्न आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय अनुसंधान का अंतिम चरण है? समाजशास्त्रीय अनुसंधान का जो अंतिम चरण है वो कौन सा होता है? प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट तैयार करना, एक प्रकार से किसी घटना मतलब कि कैसे हमने किया है। बाकी सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, उसके बाद में उस समस्या पर एक प्रकार से उस समस्या को के लिए जो है साधन सामग्री का चुनाव होता है। लास्ट में एक प्रकार से समस्या का कहाँ तक हल निकाला हमने, उसका एक प्रकार से प्रतिवेदन लिखा जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च, पुस्तक के लेखक द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक को किसने लिखा है? लजार्सफेल्ड और रोजेनबर्ग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ सोशल रिसर्च। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे भाई। प्रश्न है, प्रतिदर्श का आकार समग्र के आकार से क्या होता है?
प्रतिदर्श का आकार समग्र के आकार से छोटा होता है। ध्यान रखेंगे, प्रतिदर्श होता है नमूना प्रणाली। जैसे कि आप एक दूध का सैंपलिंग करते हैं, एक बाल्टी दूध का एक प्रकार से क्वालिटी एक छोटी सी डिब्बी में नापा गया दूध जो होता है, डेयरी वाले नापते हैं, तुरंत बता देते हैं। तो सैंपलिंग यानी एक बड़ी जनसंख्या के बारे में अगर आपको पता करना उसकी विशेषता कैसी होगी, तो 10-12 लोगों के बारे में पता करके पूरी जनसंख्या की क्वालिटी हम बता देंगे, या छोटे सी डिब्बी में दूध लेकर के पूरे दूध की क्वालिटी हम बता देते हैं। तो वही होता है प्रतिदर्श का आकार। तो प्रतिदर्श हमेशा छोटा होता है, ठीक है, और समग्र हमेशा बड़ा होता है। फ्रांसिस बेकन ने नोवम ऑर्गेनम नामक पुस्तक लिखी थी, बताएं। फ्रांसिस बेकन ने नोवम ऑर्गेनम पुस्तक लिखी थी किस भाषा में? लैटिन भाषा में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक प्रयोग किया? बहुत ही फेमस प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न लगातार परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। चले भाई, प्रश्न आ चुका है, सर्वप्रथम किसने समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक प्रयोग किया? सामाजिक सर्वेक्षण का वैज्ञानिक प्रयोग किसने किया था? लीपले महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है? बताएं, कौन एक प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है? इनमें से सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से कौन एक प्राथमिक तथ्य का स्रोत नहीं है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन या आत्मकथा? फटाफट से आप बताएंगे। तो देखिए, प्राथमिक तथ्य का जो स्रोत नहीं है वो साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन और ये सब होता है। आत्मकथा जो होती है वह भी प्राथमिक तथ्य का स्रोत हो सकती है, ठीक है। आत्मकथा किसी चीज, लेकिन किसी पर आपको रिसर्च करना है तो उसकी आत्मकथा जीवनी पढ़ करके यहाँ पर सी लगा देंगे। आप मतलब कि प्राथमिक स्रोत ये नहीं, ये द्वितीयक स्रोत में आता है। बाकी अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन ये सब जो है प्राथमिक स्रोत में आता है। कभी कभी प्रश्नावली भी द्वितीयक स्रोत में चली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किसने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है? बताएं, निम्नलिखित में से किसने अनुसंधान में, रिसर्च में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है? सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया है? गुडे और हार्ट ने किया है। गुडे एंड हार्ट ने किया है। किसका? सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसमें? सोशल रिसर्च में। प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है ये सब, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जनसंख्या के उप समूह की बजाय संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी जनसंख्या के उप समूह की बजाय संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संगणना। क्या बोलते हैं? संगणना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि माने होता है आपका, ठीक है, मेथड वगैरह, ठीक है। विधि माने मेथड और प्रविधि माने ये भी एक प्रकार से मेथड ही होता है। तो प्रविधि सर्वेक्षण शोध में प्रयुक्त तो नहीं होती है। बताएं, कौन सी प्रविधि सर्वेक्षण शोध में प्रयुक्त नहीं होती है इनमें से? तो इनमें से जो है प्रक्षेपी प्रविधि जो होती है सामाजिक मतलब कि सर्वेक्षण शोध में प्रयोग नहीं होती है। बाकी सहभागी अवलोकन का प्रयोग होता है, साक्षात्कार अनुसूची का होता है, प्रश्नावली का होता है, प्रविधि सर्वेक्षण शोध में, ठीक है। जबकि जो है प्रक्षेपी प्रविधि का प्रयोग नहीं होता सर्वेक्षण शोध में, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि क्या कहलाती है? जब हम किसी घटना से के विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं तो इस घटना को विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर के निष्कर्ष निकालने की विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं। जबकि निगमनात्मक विधि होती है जब हम सामान्य से जाकर के और विशिष्ट चीज़ की खोज करते हैं तो उसी को निगमनात्मक कहते हैं। यानी कि कोई सामान्य सूत्र है, कोई नियम है, उस नियम का प्रयोग करके हम कोई नया नियम बना दे, ठीक है, तो वो या कोई अलग नियम बना दे, वो निगमनात्मक पद्धति होता है। निगमन कर देते हैं हम सूत्र का जब, ठीक है। आगमनात्मक पद्धति होती है कि जब हम किसी सूत्र से मतलब कि फिर से एक प्रकार से उसको उसी पोजीशन पर ला दे, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाना ही आगमनात्मक पद्धति है और सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाना ही निगमनात्मक पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों यानी डाटा के संग्रह के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है या किया जाता है जब भैया बहुत बड़े नमूने वांछित होते हैं तब ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका है करेक्ट। यानी प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है जब बहुत बड़े नमूने वांछित होते हैं तब। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका महोदय,
प्रश्न आ चुका है, एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए, बताएं। साक्षात्कार का, प्रश्नावली का या अनुसूची का, इनमें से किसी का नहीं, बताएं। एक शोधकर्ता है, शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है। उसके लिए मतलब उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए, उसको प्रश्नावली विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 2024 में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची जो होती है वह आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करती है। ठीक है, जो आगे रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए एक प्रकार से मदद करती है। जब हम एक शोध पत्र या शोध रिपोर्ट में एक प्रकार जो ग्रंथ सूची शामिल करते हैं, पूरा रिपोर्ट अपना एक प्रकार से लिख करके कि हमने क्या क्या कैसे कैसे शोध किया, क्या शोध का निष्कर्ष निकला, उस सभी को पढ़ करके जो आने वाले हमारे शोधार्थी हैं वह उन शोध को पढ़ करके आगे एक प्रकार से रुचि मतलब कि आगे एक प्रकार से शोध में भाग लेते हैं और उनको शोध करने में आसानी भी होती है। अगला प्रश्न, शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है। तो शोध समस्या का चयन जो होता है वो शोधकर्ता की रुचि पर डिपेंड करता है, शोधकर्ता की रुचि पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभी दोस्त एक प्रकार से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आइए और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चले भाई, सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और मिलते रहेंगे। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न, ब्रिटिश कालीन जनगणना भारत में सर्वप्रथम कब हुई थी। ब्रिटिश कालीन जनगणना भारत में 1891 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से सामाजिक शोध के वास्तविक उद्देश्य का चयन कीजिए। सामाजिक शोध का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है भैया। सामाजिक शोध का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक जीवन की जो घटनाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना, यह शोध का क्या होता है। यह एक प्रकार से उद्देश्य होता है कि सामाजिक जीवन की जो घटनाएं हैं उनका और उनकी समस्याओं का, सामाजिक जीवन की, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बाकी ये सब गलत है, पढ़ेंगे तो पता ही चल जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। एक सामाजिक सर्वेक्षण में, एक सोशल सर्वे में किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। यह कथन किसका है, बताएं। एक सामाजिक सर्वेक्षण में, एक सोशल सर्वे में किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन और उनके कार्य करने की जो दशा है, सिचुएशन है, उससे रिलेटेड जानकारी एकत्रित की जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको ही सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं, ऐसा बोगार्डर्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सामान्यतया सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं और क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है, बताइएगा। सामान्यतया सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं और क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा बेल्स महोदय की है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा, बेल्स महोदय। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राक कल्पना के बारे में कौन सा कथन सही है। प्राक कल्पना के बारे में कौन सा कथन सही भैया। यह अंतिम निष्कर्ष होता है प्राक कल्पना, बिल्कुल नहीं, अंतिम निष्कर्ष नहीं होता है ये। ठीक है, इसके अलावा यह एक समान अनुभव होता है, बिल्कुल एक समान अनुभव होता है। यह वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण है, नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाकी सब गलत है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्राक कल्पना। प्राक कल्पना का मतलब होता है पहले से किसी सिद्धांत पर, जैसे कि एक सांचा बना लेना। जैसे कोई काम करने जा रहे हो तो पहले से एक प्री प्लान कर लेना कि हमको ऐसे ऐसे करके ये करना है, या ऐसे ऐसे करके हमको एक प्रकार से रिसर्च करनी है। यानी रिसर्च करने से पहले रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च में क्या शोध करना है, किन मुद्दों पर शोध करना है, क्या उद्देश्य है रिसर्च का, इस सबको ध्यान में करके एक सांचा तैयार कर लेना। एक सांचा मतलब कि हमको ऐसे ऐसे करना, तो वो स्तर होता है प्राक कल्पना का। फिर प्राक कल्पना की जांच होती, टेस्ट होता है जब हम शोध कर लेते हैं उसके बाद में कि हमने क्या क्या जो सोचा था वो मिला कि नहीं मिला। तो प्राक कल्पना जो है वह एक प्रकार से क्या होता है भैया, प्राक कल्पना आरंभिक स्तर पर यह अनुमान है
या प्राक कल्पना अंतिम लक्ष्य होता है? प्राक कल्पना अंतिम लक्ष्य होता है, क्योंकि इसी को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता हमेशा जुटा रहता है। ठीक है, प्राक कल्पना क्या होता है भैया? प्राक कल्पना अंतिम लक्ष्य होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और तथ्यों के बीच कारणात्मक संबंध भी दर्शाता है कभी, मतलब कि ये नहीं है प्राक कल्पना अंतिम लक्ष्य होता। सीधी सीधी बात यही है कि इसी के आधार पर लोग एक प्रकार से इसी के पद चिन्हों पर चल करके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शोध अभिकल्प का क्या अर्थ होता है? शोध अभिकल्प, शोध अभिकल्प का मतलब होता है शोध कार्य के लिए बनाई गई एक क्षेत्रवाद की रूपरेखा को शोध अभिकल्प के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्राओं ने घ ऑप्शन लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। निदानात्मक शोध अभिकल्प में शोधकर्ता, निदानात्मक शोध अभिकल्प में जो शोधकर्ता होता है वह सामाजिक समस्या का समाधान ढूंढता है। क्या करता है? किसी भी सोशल प्रॉब्लम का क्या करता है? समाधान ढूंढता है। निदानात्मक शोध में जो निदानात्मक शोध अभिकल्प में क्या होता है? शोधकर्ता सामाजिक समस्या का क्या करता है? समाधान ढूंढता है। कौन? शोधकर्ता। ठीक है, किस शोध में भैया? वो शोध है आपका निदानात्मक शोध अभिकल्प में। शोधकर्ता जो होता है वो क्या करता है? वह एक प्रकार से क्या करता है? वह जो है शोधकर्ता सामाजिक समस्या का समाधान ढूंढता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भाई। चलें, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मतलब परीक्षा में आते रहते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं सब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनुसंधान नैतिकता में शामिल नहीं है। अनुसंधान नैतिकता में क्या शामिल नहीं है बताइए? क्योंकि ये नहीं वाला कभी कभी आप भूल भी जाते हैं कि नहीं वाला शामिल है, ध्यान रहता नहीं, आप बीच का कट जाता है जल्दबाजी में, लेकिन आपको पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है। अनुसंधान नैतिकता में शामिल नहीं है क्या? अनुसंधान नैतिकता में ईमानदारी शामिल होती है, सत्यनिष्ठा भी शामिल है, वस्तुनिष्ठा भी शामिल है, जबकि सामाजिक मतलब कि अनुसंधान नैतिकता में आत्मीयता जो होती नहीं शामिल होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार जिसको आप आईडीआर कहते हैं, सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करना है, जो कि किसके मूल्य है? जो नैतिक मूल्य है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जो बौद्धिक संपदा अधिकार सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करना है जो कि वाणिज्यिक मूल्य के हैं, बिल्कुल वाणिज्यिक मूल्य है, कॉमर्शियल वैल्यू। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बौद्धिक संपदा अधिकार CIRPC सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करते हैं जो क्या है भाई? जो वाणिज्यिक मूल्य, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसको गुडे एंड हार्ट की पुस्तक है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च। ठीक है, गुडे एंड हार्ट की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? उसी को अनुसंधान रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आ चुका है, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसकी परिभाषा है? फटाफट से आप बताइएगा। प्रश्न पूछा गया है कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित या सिस्टमेटिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? इसको दिया है क्रॉनबेक विद्वान ने, क्रॉनबेक ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप में व्यवहार प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत माप होता है। यह परिभाषा संबंधित है किस विद्वान से? एक मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होता है, एक साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, आवश्यक रूप में व्यवहार प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत माप होता है। यह परिभाषा किससे संबंधित है भाई? यह परिभाषा संबंधित है किससे? एनास्टसी से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, एनास्टसी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठता प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। यह परिभाषा संबंधित है, बताइएगा। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है?
सभी दोस्तों से निवेदन है इसका आंसर बताएं। वस्तुनिष्ठता प्रमाण की निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता होती है। यह परिभाषा ग्रीन महोदय ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ग्रीन महोदय ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न क्या है, साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है बताएं। साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है। साक्षात्कार की उपयोगिता होती है प्रत्यक्ष अध्ययन और गहन और मर्म भेदक अध्ययन, ये दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रत्यक्ष अध्ययन, गहन और मर्म भेदक अध्ययन जो होता है साक्षात्कार की उपयोगिता होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के फायदे हैं। प्रश्नावली के फायदे इनमें से कौन से हैं। प्रश्नावली का फायदा क्या है भाई, कम लागत में प्रश्नावली निपट जाती है, समय की बचत होती है प्रश्नावली में, साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह इसमें नहीं हो पाता। ठीक है, ये बात यानी किसी व्यक्ति के बारे में पहले से आप कोई धारणा नहीं बना पाते, इसमें आपके पास उत्तर जाता है, उत्तर लेकर के आपको भेजना होता है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो आप सभी का रिवीजन क्लास हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बतलाती है क्या कहलाती है। वह उपकल्पना जो चरों के बीच में कोई संबंध नहीं बतलाती है वह क्या कहलाती है बताइएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सभी बताने का प्रयास करें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमको, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई, नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्कार। चले प्रश्न क्या है, बिल्कुल वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बताती है शून्य उपकल्पना कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी कर, शून्य उपकल्पना उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। चले भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। सभी दोस्तों से निवेदन है, सभी दोस्त अपने अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, बहुत बहुत पीछे चैनल चला गया मेरा, बहुत पीछे चला गया है। आप सभी लोगों ने जो है पता नहीं क्या हो गया कि आप लोग जो है उसको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं सही से। वीडियो को शेयर जरूर करा करें, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आप भी प्लीज़ मेहनत करो। मेरे इतना आप कोई मेहनत नहीं कर रहा है, बट आप लोग समझ नहीं पा रहे हो सारी बातों को। ठीक है, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिन रात पसीना बहा रहा हूँ। हालांकि अब तो AC लगवा ले, पसीना नहीं बहता है लेकिन फिर भी मेहनत तो बहुत करनी पड़ती भाई। पूरा जान लीजिए कि इतना मेहनत पढ़ाने में बहुत मेहनत पड़ती है। आपको शायद ना पता हो, मैं इतना समय नहीं मिलता कि मैं इस समय, आप बताओ कितना बेकार यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। अरे और लगन वगैरह भी वैसे इतनी बेकार जो है सिस्टम है लगन का भी, कि एक मिनट, कि इसमें क्या होता है कि जिस समय लगन हो आती है उसी समय पेपर भी आ जाता है। लगभग 8-10 विश्वविद्यालय पेपर की डेट शीट इकट्ठे जारी कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या परेशानी, क्या मुझको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई। इस विश्वविद्यालय का पेपर है कि उसका देखो उसका देखो बट मैंने बना दिया है ऑब्जेक्टिव का भी सभी का मॉडल पेपर और लिखित का भी सभी का मॉडल पेपर बना दिया है। अब मैं और मॉडल पेपर देता रहूँगा, आप लोग उनको पढ़िए, मतलब प्लेलिस्ट में सब वीडियोज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, ऐसे में क्या है कि जो नात बात रिश्तेदार हैं, शादी ब्याह वाले, सब हमसे गुस्सा हो गए हैं क्योंकि मैं कहीं नहीं जाता हूँ, पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। आप मान करके चलो कि 2-2 दिन के बाद में नहाना पड़ता है। अब आप सोचो, नहाने का फुर्सत नहीं, कि नहाता हूँ तो कम से कम आधे घंटे पूजा करने में लगते हैं। तो इस वजह से 2 दिन हो गए मैं नहाया भी नहीं हूँ। अब ये मत सोचेगा कि गुरुजी नहीं नहाए हम भी नहीं नहाएंगे, आप लोग नहाइए, आपके पास टाइम है। लेकिन आप सोचो कि अभी से मैं कितना एक प्रकार से आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा समझने की बात है कि आप थोड़ा सा समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को। आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ठीक है, बहुत, और लाइक भी नहीं करते हो। बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते, देख करके अपना काम निकाल के चले जाते हैं। चले आगे प्रश्न है, कौन सा इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध है बताएं। कौन सा इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध है। तो राम शरण शर्मा जी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। स्टीफन कोरे से क्रियात्मक अनुसंधान रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी, गुडे एंड हार्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अनुभवजन्य शोधों में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो अनुभव सिद्ध शोधों में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका, अनुभवजन्य शोधों में निम्नलिखित में से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, किसका, डी का प्रयोग होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक विधि का अनुभवजन्य शोधों में, आगे बढ़िए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है बताएं। जनगणना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण हो सकता है। तो अनुदैर्ध्य,
अध्ययन का एक प्रकार से एक उदाहरण हो सकता है जनगणना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से किस प्रकार का शोध दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध निर्धारित करता है, बताइए। तो इनमें से सहसंबंध शोध जो होता है या दो से अधिक चरों के बीच में क्या करता है, सहसंबंध को स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा भैया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शोध ज्ञान के संगठित निकाय को बनाने और विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का शोध ज्ञान के संदर्भित निकाय को बनाने और विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन किया गया भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मौलिक शोध। मौलिक शोध जो होता है यह एक प्रकार से शोध ज्ञान के संगठित निकाय को बनाने और विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है, मौलिक शोध। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तनावपूर्ण जीवन जीने के परिणाम स्वरूप क्यों दिल का दौरा पड़ता है, इसके अध्ययन को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो तनावपूर्ण जीवन मतलब जीने के परिणाम स्वरूप दिल का दौरा क्यों पड़ता है, इसके अध्ययन के किस रूप का एक प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, इसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो व्याख्यात्मक शोध के द्वारा इसको पता कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है, बताएं। किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है। तो निर्जातीय शोध में क्या होता है, निर्जातीय शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित या मोटिवेट किया जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल इज़ द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर बीए स्टूडेंट, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई। चले आप सभी लोग जिनको लगता है कि शुक्ला स्टडी पॉइंट बेस्ट है वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्राथमिक डेटा का सही उदाहरण है, बताएं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्राथमिक डेटा का सही उदाहरण है। तो प्राथमिक डेटा का सही उदाहरण कौन सा है, जनसंख्या मतलब जनगणना रिपोर्ट जो है यह एक प्रकार से प्राथमिक डेटा का सही उदाहरण है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब डेटा स्रोत को इकट्ठा और दूसरों के साथ संकल्पित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, बताएं। तो जब डेटा स्रोत को इकट्ठा और दूसरों के साथ संकलित किया जाता है तो उसको सहायक डाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। क्या कहते हैं, सहायक डाटा कहते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई। संरचित अवलोकन किसका भाग है, संरचित अवलोकन किसका भाग है, वर्णनात्मक अध्ययन का भाग है संरचित अवलोकन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगाया उनका राइट आंसर आ गया। अगला प्रश्न, एक आर्काइव या एक संस्था के रिकॉर्ड से एकत्रित डाटा को क्या कहा जाता है, बताएं। एक आर्काइव या एक संस्था के रिकॉर्ड में एकत्रित डेटा को प्राथमिक डेटा कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्राथमिक डेटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली की तुलना में टेलीफोनिक साक्षात्कार में कम समय लगता है, यह कथन किसका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली की तुलना में टेलीफोनिक साक्षात्कार में कम समय लगता है, यह बात बिल्कुल सच है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय अनुमानों और जनसंख्या की जनगणना में निहित डेटा को कहा जाता है, बताएं। सरकार के द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय अनुमानों और जनसंख्या की जनगणना में निहित डेटा को सहायक डेटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है, कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है, क्योंकि। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है क्योंकि यह सस्ता और आसान काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि जब आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का एक खंड अधिकार कर लेती है जो उसके आकार के समानुपाती होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसी को पाई चार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। अगला प्रश्न आ चुका है, एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है, ये क्या कहलाता है। तो भाई ये वो अन्वेषण होता है सहभागी अवलोकन, जब जिस चीज़ क्षेत्र में अध्ययन करें उसी क्षेत्र के आप बन जाओ, जिसके बारे में अध्ययन करें उसी जैसा बन जाओ, ठीक है। तो वही होता है सहभागी अवलोकन। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, बताएं। डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण इनमें से क्या है, शोध अभिलेख,
पाठ्यपुस्तक या साक्षात्कार प्रतिलेख। तो साक्षात्कार प्रतिलेख जो होता है ये प्राथमिक डाटा का एक प्रकार से क्या है, प्राथमिक स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ठीक है, चले भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। ओके, चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, यह किसने कहा। सांख्यिकी के बारे में किसने कहा भैया, सांख्यिकी के बारे में यह कथन किसका है, क्या कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, इसको किसने कहा था, बंडिगटन ने कहा था। किसने कहा था, बंडिगटन ने कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में सांख्यिकी विधियाँ सबसे भयानक अस्त्र हैं, यह किसका कथन है। तो अयोग्य हाथों में सांख्यिकियाँ जो होती सबसे भयानक अस्त्र के रूप में काम करती हैं, इसको कहा था मूल और कैंडाल ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका भाई। प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समानांतर माध्य समानांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, यम बराबर यानी समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स जो होता है संख्याओं का योग यानी संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की कुल संख्या, यही होता है समानांतर माध्य का सूत्र। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, समानांतर माध्य निकालने की संक्षिप्त विधि के लिए सूत्र कौन सा है। यम बराबर ए प्लस डैश में ए प्लस में ए क्या है। ठीक है, तो इसमें ए क्या होता है, ए प्लस में इसमें क्या होता है भाई, ए क्या होता है। समांतर माध्य निकालने का संक्षिप्त विधि जो होता है सूत्र यम बराबर ए प्लस, ये एक प्रकार से इसमें ए प्लस में ए क्या होता है, ए होता है कल्पित माध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, प्रश्न दिया है, आंकड़ा 8 9 4 3 15 9 5 का मध्यांक क्या है। मध्यांक निकालने के लिए करना क्या होता है, मध्य का अंक निकालना। आरोही या अवरोही क्रम में सजाए गए पदों का मध्य पद ही एक प्रकार से मध्यांक होता है। मध्यांक का एक प्रकार से मतलब क्या है समझ रहे हैं, मध्यांक। मध्यांक जैसे मान लेते हैं हम इसका मध्यांक निकालना है, कैसे निकालेंगे माध्य का। देखिए, इसका मध्य का निकालने के लिए सूत्र क्या है आपका, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है इस आंकड़े को हमको क्या कर देना भैया सबसे पहले इस आंकड़े को हमको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना। हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं, 3 सबसे छोटी है। ठीक है, फिर इससे बड़ी कौन सी है, 3 से बड़ी 4 है, 4 से बड़ी फिर कौन है, 5 है, 5 से बड़ी कौन सी है भैया, 5 से बड़ी 8 है, 8 से बड़ी 9 है, 9 से बड़ी फिर कौन सी है, फिर 9 है। ठीक है, और फिर उसके बाद में कौन सा है, 15। ठीक है, यही तो है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 ही संख्या है। तो n प्लस 1 बटे टोवा पद का मान, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है n प्लस 1 बटे टोवें पद का मान। ठीक है, टोवें पद का मान जो होता है वही मध्यांक होता है। अब निकालना कैसे है, ये माध्यिका बराबर होता है md बराबर मीडियन बराबर। ठीक है, अब ये सूत्र होता है, अब इस सूत्र पर रखो। n क्या है, n एक प्रकार से नंबरों की संख्या। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। हमने क्या कर लिया, 7 कर लिया, 7 प्लस में 1 सूत्र से ले लिया 1 बटे 2 वही पद का मान। ठीक है, 7 1 8 हो गया, 8 बटे 2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि कितना है 4, यानी कि 4 नहीं केवल 4वें पद का मान, 4वें पद का मान। अब चौथे पद पर कौन सा है आपका, पहले पद पर 3 है, दूसरे पद पर 4 है, तीसरे पर 5 है, चौथे पर कौन है 8 है। चौथे पद पर यानी चौथे पद का मान कितना आएगा, यानी माध्यिका जो होगी इसकी 8 निकलेगी, यानी कि मध्यांक जो होगा 8 होगा। 8 कहाँ पर श्रेणी में दिया गया, यानी कि 8 जो होगा मध्यांक होगा 8। ऑप्शन में 8 दिया कहीं पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माध्यिका मतलब कि माध्यिका और मध्यांक एक ही है। देखिए, माध्यिका बोलो चाहे इसी को मतलब मध्यांक बोलो चाहे माध्यिका इसी को बोल दो। ठीक है, और एक होता है आपका मध्यमान। मध्यमान जो होता है, मध्यमान निकालने के लिए मध्यमान या इसको आप माध्य केवल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है, ये दोनों एक होता है। क्लियर क्लियर समझ में आ गई चीज़ें। अभी उसको निकालने की विधि होती मतलब कि माध्य निकालना है तो क्या करोगे, ये जो इतनी सारी संख्याएं जो दी गई हैं इनको जोड़ दोगे, और जोड़ने के बाद में जितनी संख्या उससे भाग दे दोगे, जो निकलेगा वही माध्य होगा। जैसे माध्य निकालना है तो कितने जोड़ो, इसको जोड़ लो। मान लेते हैं आप, मैंने जोड़ा 9 9 18, 18 और जो है 18 और 8 कितना होता है, 18 और 8, 18 8 भैया 26। ठीक है, 18 8 कितना होता है,
18 8 कितना होता है बाबू? 18 8 26, 26 और 4 30, ठीक है। 18 8 26 और 4 30 और 3 33 और 5 38, 38 हो गया। और बटे 1 2 3 4 5 6 7, 7। अब 7 से भाग दे तो जो जो आएगा वही समांतर माध्य हो जाएगा। 7 1 7 2 14 7 21 7 28 7 25 7 7 5 35 7 6 42, 7 5 35 यानी 5 आएगा। अब पॉइंट में क्या आएगा? 3 यहाँ पर फदिला जाएगा। 7 5 35, 35 3 38 3 और जो है 7 5 फिर 35, मतलब कि 7 6 28, 7 के 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 आ जाएगा। ऐसे फिर 5.4 करके आएगा। मतलब कि ये माध्यिका का दिया था, इस वजह से नहीं आ रहा है, बाकी कट जाता। ठीक है, तो माध्य में क्या होता है? दोनों सभी संख्याओं को जोड़ दो, जितनी संख्या उससे भाग दे दो, माध्य निकल आएगा। और माध्यिका निकालनी है, मध्यांक निकालना है, तो बात क्या होती है? जो संख्याएं दी गई उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लो। उसके बाद में फिर यानी जितनी संख्याएं हो उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग दे दो। जो संख्या है उसी पद पर जो संख्या हो वही हो जाएगी। मध्यांक क्या है? मध्यांक आरोही या अवरोही क्रम में सजाए गए पदों का मध्य पद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब पदों की संख्या कम हो तो आंकड़ों का मध्यांक क्या होता है? आंकड़ों का मध्यांक होता है n+1 बटे 2वां पद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, सभी लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण है? नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण जो होता है, X2 परीक्षण जो होता है, वो नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट टी परीक्षण विकसित किया था किसने? स्टूडेंट टी परीक्षण विकसित किया था WS गासट ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आ चुका है। कोटि सहसंबंध की अवधारणा का विकास किया था। कोटि सहसंबंध अवधारणा का विकास किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण है? असतत चर का उदाहरण कौन सा है भैया? तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है ये असतत चर का उदाहरण है। क्या है? असतत चर का उदाहरण है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सवाल आ चुका है भाई, देखें। चले, प्रश्न श्रृंखला जो दी गई 70 75 90 70 75 95 100 75 का बहुलक क्या होगा? बहुलक वह पद होता है जो किसी दी गई श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। अब बहुलक में इसमें कई बार जो शब्द आया, देखिए सबसे पहली बार आपको स्पष्ट दिख रहा है 75 एक बार आ गया, 2 बार 75 और 75 3 बार आ गया, 70 2 ही बार आया है। तो दी गई श्रृंखला में जो एक प्रकार से जो 75 है 3 बार आया है, यानी 75 जो है ये बहुलक है। सी ऑप्शन इसका राइट है, 75 ही बहुलक है। ठीक है, कोई श्रृंखला में जो दिया गया। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला में 9 11 13 15 17 की माध्यिका क्या है? इसकी माध्यिका तो स्पष्ट आपको दिख रही है। इसकी माध्यिका स्पष्ट आपको दिख रही है कि क्या होगी? 13 होगी। कैसे 13 होगी? कैसे 13 होगी? 13 स्पष्ट दिख रही कि 13 होगी। कैसे 13 होगी भैया? माध्यिका निकालने के लिए मैंने क्या सूत्र बताया था कि पहले इसको सजा लो, चाहे घटते से बढ़ते क्रम में, चाहे बढ़ते से घटते क्रम में। तो ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, 9 11 फिर उससे बड़ी 13 फिर 15 फिर 17। लिखिए ना, एक कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या है। 5 + 1 बटे 2, वे पद का मान 5 1 6, 6 बटे 2 यानी कि 2 1 2 2 3 2 3 6। तीसरे पद का मान, पहला पद 9, दूसरा पद 11, तीसरा पद कौन आएगा? 13 आएगा। लेकिन अब यही उबड़ खाबड़ दिया होता तो इसको पहले सजाते, फिर उस श्रेणी से निकालते कि भाई चौथा पद आया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आंकड़ों का वर्गीकरण आधारित होना चाहिए। आंकड़ों का वर्गीकरण आधारित होना चाहिए अध्ययन की प्रकृति पर, बिल्कुल ठीक है, अध्ययन के विषय क्षेत्र पर भी, और अध्ययन के उद्देश्य पर, यानी अध्ययन का क्या, यानी स्टडी का एम क्या है, ठीक है, गोल क्या है, उसका स्टडी का नेचर क्या है, स्टडी का स्कोप क्या है, सब कुछ पर डिपेंड करता है आंकड़ों का वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है द्वितीयक आंकड़ों का परीक्षण आवश्यक है क्योंकि आंकड़े हो सकते हैं। द्वितीयक आंकड़ों का परीक्षण आवश्यक है क्योंकि आंकड़े हो सकते हैं। बताएं, द्वितीयक, फटाफट से आप बताने का। द्वितीयक आंकड़ों का परीक्षण आवश्यक है क्योंकि आंकड़े हो सकते हैं। आंकड़े त्रुटिपूर्ण भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं और अनुपयुक्त भी हो सकते हैं। इस वजह से द्वितीयक आंकड़ों का परीक्षण आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, सोशियोलॉजी ही चल रही क्लास, सोशियोलॉजी BA 5th सेमेस्टर का पेपर 2 समाजशास्त्र का। आवृत्ति आयत चित्र का उपयोग आरेखीय निर्धारण हेतु हो सकता है। बताएं, आवृत्ति आयत चित्र का उपयोग आरेखीय निर्धारण हेतु हो सकता है।
बिल्कुल माध्य विचलन के लिए हो सकता है, माध्य विचलन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रमाप विचलन आधारित हो सकता है। प्रमाप विचलन आधारित हो सकता है किस पर, किसने कहा था? प्रमाप विचलन आधारित हो सकता है। प्रमाप विचलन जो होता है वो एक प्रकार से आधारित हो सकता है मात्र माध्य पर, केवल माध्य पर एक प्रकार से प्रमाप विचलन जो है वो डिपेंड हो सकता है, आधारित हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है सॉरी। प्रश्न है, प्रमाप विचलन की अवधारणा को विकसित किसने किया था? प्रमाप विचलन की अवधारणा को विकसित किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था विकसित। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन महोदय ने सी लगाया उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माध्य विचलन आधारित हो सकता है। माध्य विचलन किस पर आधारित हो सकता है भैया? माध्य विचलन जो होता है माध्य पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अपकिरण के बीजगणितीय मतलब कि माप नहीं है, बताएं। कौन सा अपकिरण की बीजगणितीय माप नहीं है? तो लॉरेंज वक्र बीजगणितीय माप नहीं है, बाकी माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, ये सब एक प्रकार से बीजगणितीय माप है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से सही कौन सा? देखिए, बहुलक, माध्यिका और माध्य, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। आगे और भी क्वेश्चंस को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और भी क्वेश्चंस अभी मैं चर्चा करने वाला हूं, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लगातार आपके लिए और भी लाता रहूँगा। जो बच्चे एक प्रकार से अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले भाई, सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आते रहते हैं। चले, सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा भाई सभी लोग, ठीक है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची होती है। यह कथन किसका है? यह कथन बोगाडर्स ने कहा था कि प्रश्नावली जो होती है वह क्या होती है? व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए भेजी गई एक प्रश्नों की सूची होती है, ये बोगाडर्स ने कहा था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न अगला आ चुका है भैया। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से बताएं कौन सही सुमेलित है। तो रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइंस, जहोदा एंड अदर्स, ये एक प्रकार से रिसर्च मेथड इन सोशल साइंस, सोशल साइंस नहीं सोशल रिलेशंस, ये पुस्तक बिल्कुल इन्हीं की है, जहोदा एंड अदर्स की। बाकी इसमें सही मतलब कि कोई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्नों की सूची जिसे उत्तरदाता द्वारा शोधकर्ता की सहायता के बिना ही पूरित किया जाता है, क्या कही जाती है? तो प्रश्नों की सूची जिसे उत्तरदाता के द्वारा शोधकर्ता की सहायता से ही बिना मतलब उसकी सहायता के बिना ही पूरित किया जाता है, उसी को प्रश्नावली कहा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नायर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख माफियों की सामाजिक घटना के अध्ययन के एक सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। यह परिभाषा संबंधित है। तो समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख माफी योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन के एक सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। यह परिभाषा लुंडबर्ग ने दी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्नावली एक समूह के व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु प्रश्नों की एक तालिका होती है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो प्रश्नावली एक समूह के व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु प्रश्नों की एक तालिका होती है, ये बोगाडर्स ने कहा था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार होता है, परिभाषा किसने दी है? किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप साक्षात्कार होता है, गुडे एंड हार्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवाद उचित आदान प्रदान होता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा डेजिन नाम के एक विद्वान है, उन्होंने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। चले आगे पढ़िएगा भैया। अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? बताइएगा। साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है, यह परिभाषा किससे संबंधित है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मानेंद्र नाथ बसु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निदर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों और निरीक्षणों को जाता है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह परिभाषा किससे संबंधित है भैया? फटाफट से। निदर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों और निरीक्षणों को पाया, मतलब निरीक्षणों को जाता है। यह परिभाषा संबंधित है किसको? बताएं। फेयर चाइल्ड ने परिभाषा दी, HP फेयर चाइल्ड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश होता है। यह परिभाषा किसने दी? निदर्शन बिल्कुल एक संपूर्ण, मतलब कि उसका संपूर्ण का प्रतिनिधि होता है एक। इसको सिनपाओ यंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि समस्या समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न होता है? समस्या समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न होता है। जॉन सी टोटेनसेंड ने कहा था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे मतलब प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। और इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ लिया। ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो इन सभी का एक प्रकार से PDF प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या करना है आपको, ठीक है। SMS करना है कहाँ पर? 9161 93 60 62 पर। और सभी सब्जेक्ट का PDF आपको प्राप्त कर लेना है। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, हिंदी या ऐसे और तमाम सब्जेक्ट जो हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, सभी के सब्जेक्ट की व्यवस्था कर दी गई है। आपको करना कुछ नहीं, आपको SMS करना है किस पर भैया? नंबर है 9161 93 60 62 पर। और तुरंत एक प्रकार से आपको क्या करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके दोनों मेजर सब्जेक्ट की तैयारी और साथ ही साथ में एक आपका जो को करिकुलर है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसकी तैयारी विधिवत हो जाएगी। इसमें एनालिटिक एबिलिटी के कई सारे PDF आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर के भी PDF और साल्व जो है, जो पिछले वर्ष के 2 3 4 5 विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उनको साल्व भी मैंने करवाया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वगैरह के पेपर को मैंने साल्व भी करवा दिया था। रवि बहादुर सिंह पूर्वांचल और कई विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऐसे कई विश्वविद्यालय के पेपर को मैंने साल्व करवाया था। तो वो सारे बच्चे एक प्रकार से जुड़ सकते हैं। सभी विश्वविद्यालय को लेकर के मैं पढ़ाता हूँ, तो सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। तो उसमें एक प्रकार से वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। उसमें सभी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर हैं साल्व करवाए गए हैं अधिकतर, ठीक है। और आपकी बार जो होंगे पेपर आपकी वो भी साल्व करवाए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। इस नंबर से जुड़ें, जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, ठीक है। और 200 क्वेश्चन आज हम लोगों ने चर्चा कर लिया समाज शास्त्र के पेपर 2 से, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।